डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स व्हील चैनल के लॉगरिथम के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। गाइस, फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने लॉग के बारे में कुछ बेसिक जानकारी ली और लॉग के डेफिनीशन को देखा और डेफिनीशन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स को भी हम लोगों ने सॉल्व किया। इस पार्ट में हम लॉग के बेस के बारे में सीखेंगे, यानी लॉग का बेस क्या होता है, इसका आधार क्या होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और लॉग कब डिफाइन होता है इसको भी हम लोग देखेंगे, यानी कि उन कंडीशंस को भी हम देखेंगे कि लॉग कब परिभाषित होता है। छात्रों, अगर आपने लॉगरिथम के फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए और उसके बाद फिर इसके पार्ट 2 को देखिए, तो आप लॉगरिथम को खूब अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस के बारे में देखते हैं कि अगर कोई नंबर है तो उस नंबर का जब हम लॉगरिथम लेते हैं, उस नंबर का जब हम लॉग लेते हैं तो इसके बेस से क्या मतलब है। पहले हम इस बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछता है कि आपको 20 किलोमीटर जाने में, यानी 20 किलोमीटर का सफ़र करने में कितना समय लगेगा, तो आपके दिमाग में बात आएगी कि ये बंदा हमसे जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि आप साइकिल से जाएंगे कि बाइक से जाएंगे कि कार से जाएंगे, हम किस टाइम को बता दें। हम साइकिल के टाइम को बता दें कि बाइक से जाने के टाइम को बता दें कि कार से जाने के टाइम को बता दें, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस बात का जवाब देने से पहले आप उससे पूछेंगे कि पहले ये बताइए कि हमको जाना किससे है, साइकिल से जाना है कि बाइक से जाना है या कार से जाना है। तो जब वो कहेगा कि आपको बाइक से जाना है, तब आप वो टाइम बताएंगे कि हमें 20 किलोमीटर जाने में इतना समय लगेगा। ठीक उसी तरीके से जब हम किसी नंबर का लॉग लेते हैं, किसी नंबर के ऊपर जब हम लॉग को ऑपरेट करते हैं, तो हमें एक बेस की ज़रूरत पड़ती है कि किस बेस पर हम उस संख्या का लघुगणक निकालेंगे। क्यों? क्योंकि अभी पिछले पार्ट में आपने देखा कि हम उस नंबर को उसके बेस के टर्म में फैक्टराइज करते थे। तो मेन यही बात है कि जिस नंबर का हमें लॉग निकालना होता है, अगर हमें उसका बेस पता है तो हम उस नंबर को उसके बेस के टर्म में फैक्टराइज कर देते हैं। तो जैसे किसी ने आपसे पूछा कि आधार 4 पर किसी संख्या 256 का लघुगणक बताइए। उसने आपसे पूछा कि आधार 4 पर एक संख्या 256 है, उसका आधार 4 पर लघुगणक बताना है। तो अब आप देखिए कि जैसे ये 256 है, इस संख्या का हमें निकालना लघुगणक, तो आपने लगा दिया लॉग, और किस आधार पर, 4 आधार पर, तो आपको यहाँ पर 4 लगाना होगा। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान आप निकालना जानते हैं। आप क्या करते हैं कि 256 को फैक्टराइज करते हैं, वो भी किस नंबर से, इस बेस के टर्म में। तो 4 से जब इसको फैक्टराइज करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, और फिर 4 से करेंगे तो 4 16 ज़ा 64, फिर 4 से करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, और फिर जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ा 4। तो आपने देखा कि लॉग 4 की पावर 1 2 3 4, 4 की पावर 4, और ये बेस यहाँ पर पड़ा रहेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये जो पावर है 4 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग असली कहानी पर आते हैं कि जब किसी नंबर पर लॉग को ऑपरेट करते हैं तो लॉग क्या करके हमें आंसर देता है। अब हम उस कहानी पर आते हैं और इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं।
अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि आधार 3 पर किसी संख्या 243 का लघुगणक ज्ञात कीजिए। हमें 243 का लघुगणक निकालना है। 243 का लॉग निकालना है, वो भी किस बेस पर? 3 बेस पर। तो अब जब इस 243 को हम लॉग को देते हैं, यानी कि लॉग को जब हम इस 243 पर ऑपरेट करते हैं, तब ये लॉग करता क्या है कि इस 243 को इसके बेस के टर्म में फैक्टराइज कर देता है। फिर समझिएगा कि जब हम लॉग के पास 243 को ले जाते हैं और कहते हैं लॉग से कि लॉग इस 243 के ऊपर ऑपरेट हो जाओ, तब ये लॉग क्या करता है कि इसका जो बेस है, जिस बेस पर कहा जा रहा है कि लॉग से कहा गया कि लॉग तुम 243 के ऊपर बेस 3 के साथ ऑपरेट हो जाओ, तब ये लॉग नाम की मशीन क्या करती है, लॉग नाम का ऑपरेटर क्या करता है, लॉग नाम का मैथमेटिकल टूल क्या करता है कि इस 243 को इसके बेस के टर्म में फैक्टराइज कर देता है। यानी ये अंदर क्या काम करता है, ये अंदर ये काम करता है कि 243 को फैक्टराइज करता है इस 3 के टर्म में, इस तरीके से। और ये काम इतना फास्ट करता है कि हम समझ नहीं पाते कि 243 की जो वैल्यू थी वो कितनी आ गई, 3 की पावर 1 2 3 4 5 ये आ गई। तुरंत ये इसको इसमें कन्वर्ट कर देता है और तुरंत हमें आंसर दे देता है 5। ये कहता है कि बेस की जितनी पावर बन गई बस वो इसका आंसर हो जाएगा। तो लॉग का यही काम है। लॉग को जब हम किसी नंबर के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो लॉग उस नंबर को बेस के टर्म में फैक्टराइज कर देता है। आपने पीछे के जितने क्वेश्चन को देखा है सब में हम लोगों ने यही काम किया कि जिस नंबर का लॉग हमें निकालना था उस नंबर को बेस के टर्म में फैक्टराइज कर दिया गया। अगर ये बेस यहाँ से 3 के बजाय कुछ और होता तो ये लॉग इस नंबर को उस नंबर के टर्म में फैक्टराइज कर देता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि लॉग में बेस का क्या महत्व है, क्योंकि जब लॉग के पास बेस नहीं होगा तो वो दिए गए नंबर को किसके टर्म में फैक्टराइज करेगा ये नहीं पता चल पाएगा। इसलिए लॉग के पास बेस का होना ज़रूरी है। और अगर बेस नहीं है, केवल आपको दे दिया लॉग 243, कहा गया कि 243 का लॉग बताइए, तो इसका मतलब हुआ कि आपको बेस 10 पर लॉग बताना है। तो अभी तो ये लॉग यहाँ पर 10 के रूप में इसको फैक्टराइज कर नहीं पाए, करने को तो कर लेगा लेकिन अभी हमारे लिए शो करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम इस टफ क्वेश्चन को अभी नहीं लेते हैं। अभी हमने केवल आसान क्वेश्चन को लिया है। हमने मुख्य रूप से ये समझा कि जब लॉग किसी नंबर पर ऑपरेट होता है तो वो करता क्या है। मुख्य रूप से वह उसके बेस के टर्म में फैक्टराइज कर देता है और जितनी बार फैक्टराइज करता है वही उसका आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि लॉग कब परिभाषित होता है, लॉग कब डिफाइन होता है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, यानी कि लॉग किस टाइप के नंबर को एब्जॉर्ब करता है, यानी किस टाइप के नंबर के ऊपर लॉग ऑपरेट हो सकता है। अब हमें इसको देखना है। तो जैसे लिखा है log n बेस a, तो इसको हम पढ़ते हैं log n बेस a, या इसको हम कहते हैं आधार a पर संख्या n का log, इसको ये पढ़ा जाता है। अब ये जो है, ये जो नंबर n है, इस नंबर n पर log कब ऑपरेट होता हम ये देखते हैं। इसके लिए शर्त होती है, शर्त क्या बन जाती है कि n का मान
ज़ीरो से ज़्यादा होना चाहिए, यानी n का मान पॉजिटिव होना चाहिए। n की वैल्यू या तो ज़ीरो से बड़ी हो या पॉजिटिव, दोनों एक ही चीज़ें हैं। आप चाहे कहिए कि n ज़ीरो से बड़ा हो या पॉजिटिव हो। और ये जो बेस होता है, बेस भी ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। तो ज़ीरो से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया। और इसके a के साथ एक और कंडीशन लग जाती है, वो कंडीशन है कि a की वैल्यू एक नहीं होनी चाहिए, a का मान 1 नहीं होना चाहिए। जब आप a की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी रखेंगे तो बीच में 1 पड़ेगा, तो a की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 1 नहीं हो सकती। तो ये इसकी कंडीशन बन जाती है कि जो नंबर आपको दिया रहेगा वो नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी वो नंबर ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। जो बेस आपको दिया जाएगा वो बेस भी ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए, और उस बेस का मान एक के बराबर नहीं होना चाहिए। ये इसकी कंडीशन होती है। अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल ये इसकी कंडीशन है। लॉग के डिफाइन होने की कंडीशंस को हमने देखा कि log n बेस a कब परिभाषित होता है, जब n की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी होती है यानी पॉजिटिव होती है, a यानी बेस ज़ीरो से बड़ा होता है और a का मान एक नहीं होना चाहिए। इस कंसेप्ट पर बेस्ड 3 क्वेश्चन है। आइए उस क्वेश्चंस को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि log -3 बेस 5 का मान बताइए। अब यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखें तो n, इसकी तुलना अगर हम log n बेस a से करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। और ये जो -3 है ये नेगेटिव है, इसलिए क्या होगा कि यह परिभाषित नहीं होगा। log -3 बेस 5 का मान हम नहीं बता सकते हैं, इसका मान अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए, log 6 बेस -2। यहाँ पर भी आप देखिए, इसकी तुलना अगर हम log n बेस a से करते हैं तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, -2 है, जो कि नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते हैं, इसका मान परिभाषित नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए, log -5 बेस -1 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर n भी नेगेटिव है, a भी नेगेटिव है, तो इसका मान भी अपरिभाषित होगा, यानी इसका मान भी हम नहीं बता सकते हैं। तो ये कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। जब बेस नेगेटिव होगा, नंबर नेगेटिव होगा या दोनों नेगेटिव होंगे, तब उसका मान अपरिभाषित हो जाता है, यानी उसका मान नॉट डिफाइंड हो जाता है। यहाँ पर इसका मान नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी इसका मान हम नहीं बता सकते हैं, डिफाइन नहीं है इसका मान। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर बेस और दिया गया नंबर जिसका कि हमें लॉग निकालना है, अगर दोनों आपस में सेम हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, तब उसका रिज़ल्ट क्या होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे लिखा है कि log 5 बेस 5, इसका मान क्या होगा। तो अभी जैसे हम लोगों ने ये देखा कि अगर एक नंबर हमारे पास है, मान लीजिए कि 25 है, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर 25 है, इसका हमें लॉग निकालना है। लॉग बेस 5 पर एक नंबर 25 है और इसका हमें बेस 5 पर लॉग निकालना है। तो इसका आंसर क्या होता है कि इसकी कितनी पावर करने पर ये नंबर हमको मिल जाएगा। बेस की कितनी पावर करने पर ये नंबर हमको मिल जाएगा। तो हम देखते हैं कि बेस की पावर अगर हम 2 कर दें तो हमें ये 25 मिल जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ देखें कि log 5 बेस 5 है, तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि इस बेस 5, ये जो बेस 5 है, इसकी कितनी पावर कर दें कि ये नंबर हमको मिल जाए।
तो आप कहेंगे कि 5 की पावर अगर 1 कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा, यानी इस 5 की पावर 1 करेंगे तो हमें ये 5 मिल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर 1 होगा। तो इससे एक रिज़ल्ट हमको मिलता है। या मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल हम ले लें, log 7 बेस 7, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये कैसे मिलेगा हमको, इस बेस 7 की कितनी पावर कर दें कि ये 7 हमको मिल जाए। तो सीधी सी बात है कि इसकी पावर 1 करेंगे हम तो ये नंबर हमको मिल जाएगा, यानी इसका आंसर 1 होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जब ये 5 और 5 दोनों आपस में सेम है तो इसका आंसर 1 आता है। यहाँ 7 और 7 आपस में सेम है तो इसका आंसर 1 आता है। ऐसे ही अगर हम दूसरे नंबर को भी लेते हैं तो उसका भी रिज़ल्ट 1 ही आएगा। तो एक रिज़ल्ट हमको मिल जाता है कि अगर एक नंबर कोई है n और उसका बेस भी n है तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। तो ये रिज़ल्ट है, इसको आपको याद रखना है कि log n बेस टू n 1 होगा। इसी तरीके से log x बेस टू x, इसका भी मान 1 होगा। log y बेस टू y, इसका मान 1 होगा। मतलब जब बेस और नंबर दोनों आपस में सेम हो जाएंगे तो उसका आंसर हमेशा 1 होता है। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। एक दूसरा रिज़ल्ट हम देखते हैं कि log 1 बेस 1 की वैल्यू क्या होगी, यानी कि वो नंबर भी 1 है जिसका कि हमें log निकालना है और उसका बेस भी 1 है। तो अब आप सोचिए कि 1 की पावर कितनी हम कर दें कि ये 1 आ जाए। जैसे अगर लिखा है log 1 बेस 1, तो इस बेस की कितनी पावर कर दें कि ये 1 आ जाए। तो आप कहेंगे कि इस बेस की पावर अगर हम 1 कर देंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। 1 की पावर 1, 1 की पावर 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो log 1 बेस 1 की जो वैल्यू होगी वो 1 आ जाएगी। अब लेकिन यहीं पर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि log 1 बेस a, अब इस a की पावर कितनी कर दें कि ये 1 आ जाए। इस a की पावर कितनी हम कर दें कि 1 आ जाए। तो आप सोचिए अगर a की पावर हम 1 करते हैं तो a आता है, 1 तो आएगा नहीं। a की पावर अगर 2 करते हैं तो a स्क्वायर आता है, फिर भी 1 नहीं आएगा। लेकिन अगर हम a की पावर 0 कर दें तो किसी भी नंबर की पावर जब हम 0 कर देते हैं तो उसका आंसर 1 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ बेस की पावर अगर हम 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा 0। तो ये रिज़ल्ट भी आपको याद रखना है कि किसी बेस पर log 1 का मान 0 होता है और 1 बेस पर log 1 का मान 1 होता है। 1 बेस पर log 1 का मान 1 होगा और किसी दूसरे नंबर के बेस पर log 1 का मान 0 होता है। अब एक और हमको देखना है कि log 0 का मान क्या होगा। मान लीजिए log 0 का मान हमें निकालना है, वो भी किसी एक बेस पर, मान लीजिए a बेस है, या हम कोई नंबर ले लेते हैं 2 बेस पर हमें log 0 का मान निकालना है। तो अब 2 की पावर अगर हम 0 कर दें तो 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 कर दें तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कर दें तो 2 कर दें तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 कर दें तो 8 आ जाएगा। किसी भी हाल में हम ये देखते हैं कि 2 की चाहे जितनी पावर हम कर दें वो कभी 0 आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक रिज़ल्ट होता है। इसको हम लोग जब ग्राफ से देखेंगे तो वो बात हम पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि log 0 की जो वैल्यू होती है वो माइनस इनफाइनाइट होती है। log 0 की वैल्यू किसी भी बेस पर माइनस इनफाइनाइट होती है। ये आपको एज ए रिज़ल्ट याद रखना है। ये डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि log 0 की वैल्यू क्या होती है। तो चाहे कोई भी बेस हो, अगर जैसे लिखा है log 0 बेस 1 तो इसकी भी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, log 0 बेस 2 इसकी भी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट, log 0 बेस a इसकी भी वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी। तो इस तरीके से ये 3 रिज़ल्ट हैं जो कि आपको हमेशा ध्यान में रखना है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने लॉग के बारे में कुछ और बेसिक जानकारी ली। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग लॉग के कुछ और फार्मूले को देखेंगे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो उनके लिए कुछ जैसे दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन का लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, 2 नंबर के डिवीज़न के लॉग का फॉर्मूला, नंबर की पावर अगर है तो उसके लॉग का फार्मूला। तो इन सब फार्मूलों को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। साथ में हम लोग लॉगरिथम के ग्राफ को भी देखेंगे। तो आप लॉगरिथम के पार्ट 1 और पार्ट 2 को खूब इत्मीनान से देखिए, तो लॉगरिथम आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर ये वीडियोस आपकी समझ में आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।